जुलाई 2038, 12 जुलाई 2038 को क्या होने वाला है सुनकर आपके पैरों के तले धरती खिसक जाएगी। एक और भयानक एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकती है, जिसके 72% चांस की पुष्टि कर नासा ने अलर्ट जारी कर दिया है। सारी ग्लोबल स्पेस एजेंसी इस एक्सरसाइज पर दिन रात काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। आखिर क्या सच्चाई है इन खबरों में? कौन कौन से खतरनाक एस्टेरॉयड हैं जो धरती को तबाह कर सकते हैं? नासा ने कौन सा प्लान तैयार कर लिया है और क्या रणनीति बनाई जा रही है, पूरी डिटेल में समझते हैं। एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। क्या ये सिर्फ अफवाह है या नासा ने इस खतरे की पुष्टि कर दी है? नासा का प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस क्या कहता है? Asteroid Bennu is a fascinating object. It records our solar system's earliest history, contains information. Bennu is 4,000 to 5,000 times more massive than the meteor that exploded above. 2038 में एक संभावित एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। नाम है 2007 VK184। अब देखते हैं मीडिया और न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को जरा देखिए। नासा वांट्स दैट ए प्लैनेट साइज्ड एस्टेरॉयड हैज ए 72% चांस ऑफ इम्पैक्ट अर्थ। अब चांस ऑफ इम्पैक्ट का अर्थ ऐसा तो नहीं है जैसा न्यूज में हेडलाइन को चढ़ा बढ़ाकर लिखा गया है, क्लिक बेट बनाने के लिए शायद किया गया है। लेकिन अगर आप इसकी पहली लाइन को पढ़ोगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यह न्यूज का हेडलाइन सिर्फ अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर आप इसके निजी डिटेल्स को देखिए, नासा रिसेंट एक्सरसाइज सिमुलेटेड ए हाइपोथेटिकल इम्पैक्ट सिनेरियो रिवीलिंग ए 72% चांस ऑफ कोलिजन। इसका मतलब है कि यह कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक परिदृश्य है जिसे नासा ने खुद बनाया है। उसने बताया है कि यह एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस पर एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि यह हाइपोथेटिकल चांस है। जुलाई 2038 में अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है, तो हम उससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यह कदम उठाने जा रहा है नासा ने जो कदम उठाए हैं उसमें से एक कदम है, हमने 100 एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई है। ऐसा नासा के द्वारा कहा जा रहा है कि आज से 13 साल बाद धरती से एक एस्टेरॉयड टकराने वाला है, तो उसे रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पहल कर सकते हैं। एग्जैक्टली नासा का कहना है कि हम यही एक्सरसाइज कर रहे हैं। एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स एंड मीटर्स, इनमें फर्क क्या है? एस्टेरॉयड, कॉमेट और मीटर सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये हैं बिल्कुल अलग अलग। आइए समझते हैं इनका अंतर। एस्टेरॉयड पत्थर या धातु से बना हुआ है, ज्यादातर मेन बेल्ट में होता है। कॉमेट की अगर बात करें तो कॉमेट बर्फ और धूल का मिश्रण है, लंबी पूंछ के साथ आता है और इसके साथ रोशनी भी दिखाई देती है। कॉमेट्स को धूमकेतु भी कहा जाता है। यह आइस, रॉक, फ्रोजन गैसेस और डस्ट से बना होता है। एस्टेरॉयड की तरह कॉमेट भी सूरज की परिक्रमा करता है और यह नेपच्यून से भी दूर केपलर बेल्ट में पाया जाता है। इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। जब कॉमेट फ्रोजन होते हैं ना, तो इसका साइज एक स्मॉल टाउन जैसा होता है। 1 से 10 किलोमीटर तक यह इसकी लंबाई होती है। लेकिन जैसे जैसे यह सन के नजदीक जाता है, तो वैसे वैसे गैसें और डस्ट वेपराइजेशन होनी शुरू हो जाती है और वेपराइज गैसें और डस्ट कॉमेट की एक टेल जैसी बनती हुई दिखती है और हमें ऐसा लगता है कि अरे उसकी पूंछ क्यों दिखाई दे रही है। यह एस्टेरॉयड से भी ज्यादा डेंजरस भी होता है। क्या हम कॉमेट को देख सकते हैं? कई बार कुछ कॉमेट अर्थ के बहुत नजदीक आ जाते हैं और तब इन्हें देखना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है, वो भी अपनी आंखों से। मेटर की बात करें, जब कोई एस्टेरॉयड का टुकड़ा अर्थ के वायुमंडल में आता है और जब ये मीटियोराइट्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं या मार्स जैसे किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेते हैं, तब इनकी स्पीड बहुत तेज होती है और ये जल जाते हैं। जलने के बाद भी ये मीटियोराइट्स मिड लेयर यानी उल्का कहलाते हैं
अब आप उल्का पिंड का नाम तो सुना ही होगा। इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। कई बार तो इनकी चमक वीनस से भी ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें फायर बॉल भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि मीटियोराइट्स क्या होता है। जब एक मीटियोराइट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद भी जलता नहीं है और अर्थ पर आकर गिरता है, तब उसे मीटियोराइट्स कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि डायनासोर कैसे खत्म हुए? 66 मिलियन साल पहले एक 10 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड यूकाटन में गिरा था और पूरी पृथ्वी का मौसम ही बदल गया। चारों तरफ तबाही मच गई, सब कुछ नष्ट हो गया